7 मार्च को होने वाले सीबीएसई क्लास 10 सोशल साइंस के बोर्ड परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में रहेंगे, उन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आपका मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री से, जो कि पहला चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब ऐसे तो इस चैप्टर में देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में गारंटी रहेगा वो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली से। इटली कैसे यूनिफाइड हुआ था, इसके राजा कौन बने थे, कब बने थे, ये सब जरूर पढ़ लेना। अगर आपको इन सब के आंसर चाहिए होगा तो कमेंट करना, मैं किसी दूसरे वीडियो में इसका आंसर्स भी आप लोगों को समझा दूंगा। दूसरा, आपका फ्रेडरिक सॉरियोफ के पेंटिंग से ये 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको जरूर कर लेना। इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल मत छोड़ना कि व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज इन बाल्कन्स। बाल्कन्स जो एक रीजन था उसमें नेशनलिस्ट टेंशन क्यों उभर रहा था, एकदम गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इस वजह से मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर आपका एक क्वेश्चन ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेक्स टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग द फ्रेंच पीपुल। फ्रेंच लोगों में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी लाने के लिए रिवॉल्यूशनरी लोग, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी लोग थे, वो क्या क्या कदम उठाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको करके जाना है, ठीक है। एक आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली, देन आपका फिर ये नेशनलिस्ट टेंशन वाला, एंड ये आपका ये 3 क्वेश्चन जो है ना गारंटी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड कुछ रिवॉल्यूशनरी से क्वेश्चन आता है, खास करके जो गिउसेप्पे मैज़िनी है, यहाँ से एक क्वेश्चन जो गारंटी है वो कि पूछा जाता है। ट्रीटी ऑफ वियना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कब साइन हुआ था ये सब अच्छे से कर लेना, क्या था इसमें। देन इन यहाँ पे 3 आपको डेफिनेशन दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका है लिबरलिज्म और इंपीरियलिज्म। ये जरूर 2 कर लेना, ठीक है। हालांकि रोमांटिसिज्म भी इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में आता है, अगर नहीं कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों करके आपको किसी तरीके से जानी है। अगला चैप्टर नंबर 2 है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से आता है। यही है कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस क्यों ले लिया था, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। देन एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी आता है, किस प्रकार से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो इंडिया के नेशनलिज्म को ग्रोथ लाने के लिए मदद करता है, तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में रहेगा। 60 मार्च से तो भाई गारंटी क्वेश्चन रहने वाला है, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। और बाकी इन सब से आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये 3 टॉपिक कर लेना शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। बाकी ये दोनों आपका लॉन्ग लॉन्ग में पूछा जाएगा, ठीक है। ये 3 यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, इनसे 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स में भी और 4 मार्क्स में भी। अगला जो चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, तो ये आपको छोटा सा टॉपिक है जो कि पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना है नहीं। इसमें बस आपको याद रखना सिल्क रूट क्या होता है, इसके क्या इंपॉर्टेंस थे एनिसेंट ट्रेड के दौरान, एकदम आना ही है आपके परीक्षा में। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना रहेगा, आ जाएगा, वरना फिर यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियो हमने हिस्ट्री की बना दी है, देखना होगा तो यहाँ पे देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे रहा हूँ, जाके आप देख सकते हो। क्वेश्चन विथ आंसर आपको दोनों मिल जाएगा। एंड एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में ये भी आ सकता है कि एक्सप्लेन हाउ डिजीज ट्रेवल विथ ट्रेड। ट्रेड के साथ जो डिजीज है वो किस प्रकार से ट्रेवल करता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी एग्जामिनेशन में आता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, क्योंकि एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको पढ़ना नहीं है, तो इसमें से एक क्वेश्चन ये जरूर कर लेना कि एक्सप्लेन हाउ प्रिंट कल्चर असिस्टेड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आता ही आता है। एंड वर्निकुलर प्रेस एक्ट से भी आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में, ये कब पास हुआ था, क्या था, इसको जरूर करके जाना। तो हिस्ट्री कंप्लीट। चलो इकोनॉमिक्स में आते हैं। अब इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर जो आपका है वो है डेवलपमेंट, जिसमें से डेवलपमेंट और पर कैपिटा इनकम इन दोनों का डेफिनेशन जरूर कर लेना। देन एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि मेन क्राइटेरिया क्या क्या है ऐसे जो यूज़ किया जाता है, वर्ल्ड बैंक जो कि क्लासीफाई करती है डिफरेंट कंट्रीज को, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसके क्या क्या लिमिटेशंस है इस क्राइटेरिया के। इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना। एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन आपका ये वाला बनेगा, गारंटी बनेगा, यानी हाँ ये क्वेश्चन करके जाना है आपको। अगला चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जिसमें एक आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपका जीडीपी से है, एकदम गारंटी आएगा जीडीपी क्या है, इसको जरूर पढ़ के जाना। एंड एक्सप्लेन करने के लिए आपको रह सकता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, या इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका बनता है, तो इसको जरूर करके जाना है। फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो डायरेक्ट जो है ये डिफ्रेंसिएशन ही पूछ देता है कई बार, तो इसको करके जाना। देन फिर डिस्क्विज्ड इन एम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन आता है, ठीक है, ओपन से तो नहीं आता है, लेकिन डिस्क्विज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। देन एक क्वेश्चन आपका ये वाला छोड़ सकते हो, ठीक है, ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द नरेगा इन 2005 में जो नरेगा इम्प्लीमेंट किया गया था, इसके क्या क्या लक्ष्य थे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आना ही आना है, ठीक है, इसको जरूर कर लेना। अगला चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, जिसमें बार्टर सिस्टम, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट और कोलेटरल सिक्योरिटी, गारंटी 100% गारंटी क्वेश्चन आएगा यहाँ से। देन ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको करने की जरूरत नहीं है।
अगला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि आरबीआई, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, इसको जरूर कर लेना। ये क्वेश्चन आपका गारंटी आएगा। फिर व्हाट इज द रोल ऑफ क्रेडिट इन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए क्रेडिट का क्या रोल है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशंस में आना ही आना है। एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन से भी गारंटी क्वेश्चन आएगा, गारंटी यहाँ से क्वेश्चन आपका आने वाला है। नेक्स्ट अगला चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा ही पढ़ना है। एंड ये सब क्वेश्चन ही आपके परीक्षा में आ जाएगा, जैसे ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इसको तो छोड़ना मत, गारंटी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद इसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो इसके साथ उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को तो पढ़ ही सकते हो। लिबरलाइजेशन क्या होता है ये भी आप पढ़ लेना, क्योंकि ये हिस्ट्री का ही एक टॉपिक है। फर्स्ट चैप्टर में भी हमने आप लोगों को बताया था, इसके क्वेश्चन आएंगे, इसके क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं। ये वाला फिर 18 इंपॉर्टेंट नहीं है, 18 को आप छोड़ सकते हो। एंड ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन इनेबल्ड होता है, इसको एनी हाउ करके आपको जाना है। अगला चैप्टर में आते हैं जो कि ज्योग्राफी का है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। एंड चैप्टर 1 ये जो है इससे क्वेश्चन ना के बराबर आता है। इसमें बस दो चीज़ कर लेना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और एजेंडा 21 क्या है। एंड एक ये भी कर लेना, रियो डी जेनरियो अर्थ समिट 1922 के बारे में, इसको पढ़ लेना। ये 3 क्वेश्चन ही कर लेना, बाकी और ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपका इन तीनों में से ही एक रह जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स में रहेगा, लॉन्ग में से इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ये बायोडाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। ये 2 क्वेश्चन आपका यहाँ से एक क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन एक क्वेश्चन आपका ये भी इंपॉर्टेंट है कि हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टेड द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए रहता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये क्या है, इसको डिस्क्राइब करो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी टाइगर प्रोजेक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे वो ये 3 है, ठीक है, ये 3 जरूर कर लेना। वाटर रिसोर्सेज से क्वेश्चन आता है कि वाटर स्कार्सिटी क्या है और इसके मेन कारण क्या है, गारंटी आएगा, कर लेना इसको एनी हाउ। फिर इसके क्या क्या मेथड्स हैं कि हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, भारत में वाटर को कंजर्व करने के लिए यानी बचाने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं, इसको तो एनी हाउ करके जाना है। इसी प्रकार से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्या क्या मेथड्स हैं, इसको करके जाना है। एंड मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स के क्या एडवांटेजेस और क्या क्या डिसएडवांटेज है, इसको कर लेना। देखो डिफरेंट स्टेट्स में ना आप लोग डिफरेंट क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको हो सकता है थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं, तो इसी वजह से क्वेश्चन मुझे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। अगला चैप्टर है एग्रीकल्चर, जिसमें से तो पहले आता है कि एग्रीकल्चर को डिफाइन करो और इसके डिफरेंट टाइप्स को लिखो। फिर क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया, जैसे रवि खरीफ जेड क्रॉप्स के बारे में आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक ये भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सजेस्ट द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या क्या इनिशिएटिव लेती है या ली है, तो वो सब आपको लिखना है। एंड डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर में ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव के बारे में आपको लिखने के लिए आता है। अगला चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें तो ये पहले पढ़ लेना, मिनरल्स और ओर्स क्या होते हैं और वेरियस मोड्स ऑफ क्या ऑक्यूरेंस मिनरल्स के क्या क्या हैं, इसको करके जाना। हम कैसे मिनरल्स रिसोर्सेज को बचा सकते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया, इसको डिस्क्राइब करने के लिए आएगा। तो ये 4 टॉपिक कर लिए तो आपका ये चैप्टर सोच लो कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन आपका यहीं से बने वाला है। एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो अगला चैप्टर है, जिसमें आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे जो इंडस्ट्रीज होती है वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती है। दूसरा कि उन स्टेप्स को डिस्कस करना है जो कि जिससे कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो होती है, वो इंडस्ट्रीज से जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है वो कम किया जा सके, उन स्टेप्स को यहाँ पे लिखने के लिए बोला गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 24 में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज को एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है, तो ये क्वेश्चन आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज से आएगा। अगला जो चैप्टर है वो है पॉलिटिकल साइंस, जिसमें आपका पावर शेयरिंग पहला चैप्टर है, जिसमें आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पावर शेयरिंग मॉडर्न डेमोक्रेसीज के डिफरेंट फॉर्म क्या क्या है पावर शेयरिंग के, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रूडेंशियल और मॉरल रीजन पावर शेयरिंग के क्या क्या है, इसको तो एनी हाउ करके जाना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेडरलिज्म के 5 की फ्यूचर्स के बारे में आपको लिखने के लिए बोला गया है। एक्चुअली में ये आपका ये फेडरलिज्म का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको भी कर लेना। एंड यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये आपको एनी हाउ करके जानी है। एंड ये भी फेडरलिज्म का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन फेडरलिज्म का है। अगला जो क्वेश्चन है फेडरलिज्म का, ये भी आपका फेडरलिज्म का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी वन, इसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में आया हुआ है, इस बार भी आपका जरूर आएगा। एंड मेंशन एनी 2 रीजन टू स्टेट दैट इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, इंडिया एक फेडरल कंट्री, इसके 2 कारण आपको मेंशन करने के लिए दिया जाता है। अगला चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आज भी जो कास्ट इनइक्वालिटीज़ है वो भारत में बनी हुई है, कैसे, इसको एक्सप्लेन करो। और इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, इस कैसे, तो ये भी बताना है आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स विथ एग्जांपल। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स क्या क्या है, इसको एग्जांपल देके समझाने के लिए बोला गया है। एंड कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, इसके 5 फ्यूचर्स को डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया है और ये लॉन्ग में आपका पूछा जाएगा। अगला चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें से पहला आपका क्वेश्चन आता है कि एनालाइज द रोल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम का क्या रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना। स्टेट द वेरियस फंक्शन पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कौन कौन से वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करती है, ये क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कौन कौन से वेरियस चैलेंजेस को फेस करती है, एंड पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, इसके क्या क्या विशेषताएं हैं, ये कर लोगे आपका पॉलिटिकल पार्टीज कंप्लीट हो जाएगा। एंड लास्ट चैप्टर आपका आता है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेसी है वो किस प्रकार से अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाती है, यह आपके एग्जाम्स में आना ही है। एक अगला क्वेश्चन है कि राइट द मेन फ्यूचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मेन फ्यूचर्स क्या है, ये भी जरूर कर लेना। एंड वाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटरशिप, जो डेमोक्रेसी है और डिक्टेटरशिप से बेटर कैसे है, क्यों है, ये आपको लिखने के लिए बोला गया है। एंड डेमोक्रेसी एश्योर डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, डेमोक्रेसी जो है वो एश्योरिटी सुरक्षा प्रदान करती है और आज़ादी भी प्रदान करती है सिटीजन्स को, कैसे, ये क्वेश्चन कर लिए, आपका ये चैप्टर सोच लो कंप्लीट हो गया। तो ये सारे क्वेश्चंस कर लो, आप सोशल साइंस में 80 ऑफ 80 लेकर आओगे, ये गारंटी है। तो चलो